वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड लेक्चर फॉर क्लास 9th। पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कल हमने इसका सेकंड चैप्टर जो बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है वो शुरू किया था। लेक्चर 2 क्लास 9th चैप्टर 9th। तो ये चैप्टर हमने कल शुरू किया था। कल हमने इसमें फोर्स के बारे में पढ़ लिया था कि भाई यदि किसी ऑब्जेक्ट पे हम बाहर से कोई भी एफर्ट्स लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स। पुल में भी पुल और पुश। और ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जो ऑब्जेक्ट हमारा उसकी पोजीशन चेंज हो, कई बार वो चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बार उसकी पोजीशन चेंज होती। ठीक है, अब उसी में यदि हम आगे चलते हैं तो एक टॉपिक हमारा इनर्शिया करके, इनर्शिया है हमारे पास एक टॉपिक। इनर्शिया क्या होता है वो देखो। यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, किसी ऑब्जेक्ट में ये कमी है कि भाई वो खुद की मर्जी से ना खुद की पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, उसको हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया। क्या बोलेंगे उसको हम, इनर्शिया। किसी ऑब्जेक्ट में भाई जैसे सपोज करो चेयर हमने मान ली, तो चेयर है ये अपनी मर्जी से यहाँ से उठ के बाहर नहीं जा सकती, इसके अंदर ये कमी है। या फिर कोई ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से मान ले भाई वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यदि लिखिए इसको हम द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू नॉट चेंज its position by itself is called inertia। सीधी सीधी आसान से बिल्कुल टर्म है क्या, कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से हो कि वो अपनी मर्जी से खुद की पोजीशन चेंज नहीं कर पाता हो, उस इनएबिलिटी, उस कमी को हम क्या बोलते हैं। या फिर इसको हम कई दूसरी टर्म में क्या बोल सकते हैं, इट ऑफर ए रेजिस्टेंस इन द मोशन ऑफ ए बॉडी। यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो ये उसको रोकने की कोशिश करती है। जो इनर्शिया होगा हमारे पास, ये किसी बॉडी के मोशन को अपोज करता है। मतलब वही है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज, अपनी मर्जी से खुद की स्टेट चेंज नहीं कर पाता, हालांकि मेन इसका यही है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से हो कि वो खुद की मर्जी से खुद की पोजीशन चेंज ना कर पाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर मोशन तो हो चुका था, मोमेंटम। इस मोमेंटम बाद में करते, पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ कर लेते। न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, an object cannot change its state of rest or motion until an external force is applied on the body। क्या मतलब हुआ भाई इसके कहने का, इसमें हमें ये पता चला है कि हमारे पास यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है
वो अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, अपनी स्टेट है वो चेंज नहीं कर पाता। स्टेट चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि यदि वो रेस्ट में जा रहा है ना तो रेस्ट में जाता रहेगा, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, यदि आप खड़े हो खड़े ही रह जाओगे, आप भाग रहे हो तो भागते ही रहोगे। कब तक? जब तक आपके ऊपर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होता है, जब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब तक आपकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होगी। ये हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बताया था। ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, a body will remain in its state of rest or of motion. This is called, और ये हमें किसने बताया था? लॉ ऑफ इनर्शिया ने। दोनों की मतलब सेम ही तो है भाई। यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही। और इनर्शिया में भी हमें क्या बताया गया था कि यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, मतलब अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से नहीं कर सकता, उसको कोई बाहर से कहेगा तब कहेगा। भाई एक बार लिख लो आप इसको साथ साथ कि हमें यही बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक ऐसे हालात बने रहेंगे भाई? जब तक उसके ऊपर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक यही चीजें चलने वाली है, उसकी स्टेट या उसकी पोजीशन है वो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है भाई यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? यदि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ मास है और वो कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सपोज करो यदि मैं बात करूं कि आप कोई भी एक इंसान है, ठीक है, दो ही पैर होते हुए, ये दो उसके हाथ, ये इसका कुछ मास होगा और ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास तो होगा ही, मास की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, उसकी कुछ वेलोसिटी मान ली हमने। अब यदि इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएं, हम दोनों का रिजल्ट निकालें, वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है। क्या होगा वो चीज? लीनियर मोमेंटम। भाई यदि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वेलोसिटी है तो आपको पता ऑब्वियस सी बात है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें होने वाली। यदि हमारा वो ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी मास तो होगा उसके, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। वही क्या होगा? लीनियर और एंगुलर दो टाइप का होता है। यदि कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसमें लीनियर यूज करेंगे, यदि कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसके लिए एंगुलर यूज करेंगे। एंगुलर अभी आपके सिलेबस में है नहीं, आपके में क्या है? केवल लीनियर मोमेंटम है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन। अब ये मत कह देना कि सर यदि वो आगे गया वो इस तरीके से घूम गया तो सर्कुलर, नहीं, ये सर्कुलर नहीं, आगे जाके वो फिर स्ट्रेट हो गया, तो इसमें हम कौन सा यूज करेंगे? इसमें लीनियर मोमेंटम ही यूज होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब आप एंगुलर मोमेंटम में बात करोगे तो वेलोसिटी भी एंगुलर ही लेके चलेंगे, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं। देखो इसमें आगे लिखिए, linear momentum of an object having mass m and velocity v is given by
P which is P is equal to mv, that is linear momentum may be defined as product of mass and velocity of an object. Its SI unit is kilogram meter per second. It is a vector quantity. Its direction is towards the direction of वेलोसिटी। ठीक है, कि इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी भाई? जिस डायरेक्शन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में है लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो लीनियर मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस पे डिपेंड करेगा? मास और वेलोसिटी पे। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ये डिस्कस करने वाले हैं। आसान है, बिल्कुल छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा आपका। थैंक यू।